जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों यदि आपका एग्जाम जो है 26 अप्रैल को ही है तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया किस कारण जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध अंत क्रियात्मक प्रक्रिया किस कारण जो है कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके किसके कारण। तो याद रख लीजिएगा इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सक्रिय अंत क्रिया होती है जिसके कारण कही जाती है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक प्रभावी शिक्षार्थी की नहीं मानी जाती है। चलिए बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक प्रभावी शिक्षार्थी की नहीं मानी जाती है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे निष्क्रियता नहीं मानी जाती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुभव आधारित अधिगम का मुख्य आधार क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो अनुभव आधारित अधिगम का मुख्य आधार क्या है। तो इनका मुख्य आधार हो जाएंगे यहाँ पे अनुभव और चिंतन। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अनुभव और चिंतन होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए बताइएगा आप। तो यदि शिक्षक जो है शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो याद रखेंगे यह दर्शाते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य होगा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख प्रवर्तक कौन था। चलिए बताएंगे आप। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख प्रवर्तक कौन था। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख प्रवर्तक जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो विलियम किलपेट्रिक हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विलियम किलपेट्रिक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो समस्या समाधान विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इनका प्रमुख उद्देश्य जो है विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा ये शिक्षण और कौशल का विकास करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, शिक्षण कौशल का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में मुख्य बल किस पर जो है दिया जाता है। चलिए बताएंगे आप।
तो शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य बल किस पर दिया जाता है? तो ये बल दिए जाते हैं विद्यार्थी की खोज पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, विद्यार्थी की खोज पे। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि करके सीखना पर आधारित है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि करके सीखना पर आधारित है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे परियोजना विधि। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है परियोजना विधि है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का मुख्य लाभ क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का मुख्य लाभ क्या है? तो इनका लाभ हो जाएंगे सीखने को अस्थायी और स्पष्ट बनाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सीखने को अस्थायी और स्पष्ट बनाना। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? चलिए बताएंगे। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या होगा? तो इनका मुख्य विशेषता हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि शिक्षक किसी जटिल अवधारणा को चार्ट, मॉडल और चित्रों के माध्यम से जो है समझाता है तो ये किसका उदाहरण है? चलिए बताएंगे। तो यदि शिक्षक जो है किसी जटिल अवधारणा को चार्ट, मॉडल और चित्रों के माध्यम से समझाता है तो ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे आपके श्रव्य दृश्य शिक्षण के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्रव्य दृश्य शिक्षण के होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सहकारी अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो सहकारी अधिगम की मुख्य विशेषता क्या हो जाएंगे आप? तो सहकारी अधिगम की मुख्य विशेषता जो है यहाँ पे समूह में सहयोग होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब समूह में सहयोग होगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा आप कि प्रभावी शिक्षण के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा हो जाएगा? तो विषय ज्ञान, संचार कौशल और सहानुभूति, यानी उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से पढ़ाता है तो यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है? चलिए बताएंगे आप। तो यदि शिक्षक जो है छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से पढ़ाता है तो यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके समस्या आधारित अधिगम। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है सक्रिय अधिगम की मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे। तो सक्रिय अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो सक्रिय अधिगम का मुख्य उद्देश्य जो होगा छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना होगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो आप बताएंगे सीखने की प्रगति का आंकलन करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि शोध में समस्या प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिए बताइएगा। तो शोध में समस्या प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शोध में समस्या प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य जो है शोध समस्या को स्पष्ट और सीमित रूप से परिभाषित करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध मौलिक प्रकार माना जाता है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध का मौलिक प्रकार माना जाता है? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे?
तो आप बताएंगे सिद्धांतों और ज्ञान का विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परिकल्पना की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो परिकल्पना की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो परिकल्पना की सबसे उपयुक्त विशेषता जो है, यह परीक्षण योग्य कथन होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शोध प्रक्रिया में सैंपलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो शोध प्रक्रिया में सैंपलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शोध प्रक्रिया में सैंपलिंग का मुख्य उद्देश्य जो है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना चुनना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नमूना विधि है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नमूना विधि है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी को करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि शोध में विश्वसनीयता का अर्थ क्या है। तो शोध में विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है। तो शोध में विश्वसनीयता का अर्थ होता है परिणामों की स्थिरता और पुनरावृत्ति। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि वैधता का संबंध किससे है। चलिए बताएंगे। तो वैधता का संबंध मुख्यतः किससे हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, मानव की सटीकता से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मानव की सटीकता से होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि शोध नैतिकता में साहित्यिक चोरी का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे। तो शोध नैतिकता में साहित्यिक चोरी का क्या अर्थ है। तो शोध नैतिकता में साहित्यिक चोरी का अर्थ हो जाएगा दूसरों के कार्य को बिना श्रेय दिए उपयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है कि कार्रवाई पर शोध मुख्यतः किसके लिए जो है किया जाता है। तो कार्रवाई पर शोध मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं आपके स्थानीय समस्याओं का समाधान के लिए। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है कि शोध प्रबंधन के कौन सा भाग शोध के उद्देश्य और समस्या को प्रस्तुत करता है। तो शोध प्रबंधन का कौन सा भाग शोध के उद्देश्य और समस्या को प्रस्तुत करता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे, प्रस्तावना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि साहित्य की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे। तो साहित्य की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका उद्देश्य होगा पुराने शोधों का विश्लेषण करना। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि गुणात्मक अनुसंसाधन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। चलिए बताएंगे। तो गुणात्मक अनुसंसाधन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। तो ये केंद्रित होते हैं अनुभव, विचार और व्याख्या पे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि मात्रात्मक अनुसंसाधन की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए बताएंगे। तो मात्रात्मक अनुसंसाधन की मुख्य विशेषता क्या है। तो इनका मुख्य विशेषता जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या। तो अनुभवनात्मक वर्णन। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अनुभवनात्मक वर्णन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शोध में सह संबंध का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो शोध में सह संबंध का अर्थ क्या है। तो शोध में सह संबंध का जो अर्थ होगा, ये दो चर के बीच संबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि प्रायोगिक अनुसंसाधन की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए बताएंगे। तो प्रायोगिक अनुसंसाधन की मुख्य विशेषता क्या होगा। तो प्रायोगिक अनुसंसाधन की मुख्य विशेषता जो है, यहाँ पे चर का नियंत्रण है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके
ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।